नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। मैं फिर से एक बार आपका धन्यवाद करता हूं, आपको थैंक यू कहता हूं क्योंकि आपने बैलेंस शीट इन एक्सेल ये हमारा जो वीडियो इसको बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारे व्यूज, लाइक्स, कमेंट्स इसके ऊपर आए। तो आपके रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए, आपके अनुरोध को ध्यान में रखते हुए मैंने ये सोचा कि ये एक सीरीज हो सकती है, ये एक प्लेलिस्ट हो सकती है। तो इसी श्रृंखला में बहुत सारे वीडियोस हमारे अवेलेबल है। आज का ये वीडियो बैलेंस शीट इन एक्सेल है, लेकिन ये बैलेंस शीट ये कौन सी बैलेंस शीट है? ये वर्टिकल बैलेंस शीट है, ये टी फॉर्म वाली बैलेंस शीट नहीं है। कंपनी के केस में वर्टिकल बैलेंस शीट बनाई जाती है, तो वर्टिकल बैलेंस शीट इन एक्सेल ये किस तरह से बनाई जाती है ये आज हम सीखेंगे। आपको आज के इस सेशन में एक्सेल भी सीखने को मिलेगा और बैलेंस शीट, वर्टिकल बैलेंस शीट भी आपको सीखने को मिलेगी। तो चलिए मित्रों, हम चलते हैं एक्सेल स्क्रीन की तरफ, लेकिन उसके पहले, भूलने के पहले मैं आपको याद दिला दूं, हमारी अकाउंटिंग फ्रेंड नाम से एक लेक्चर सीरीज हो रही है, चल रही है। इसके हमारे लगभग 80 सेशंस हो चुके हैं और ये वीकली लेक्चर सीरीज है हमारी। और इस वीकली सीरीज में लाइव ट्रेनिंग सेशन होता है। मेरे जैसे कई सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट फैकल्टीज इसमें हैं, एक्सपर्ट्स इसमें हैं, जो कि अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर एक लाइव ट्रेनिंग सेशन कंडक्ट करते हैं। आप भी अगर मुझसे जुड़ना चाहे तो ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, accountingfriend.indradhanu.info। ये लिंक के ऊपर आप क्लिक करके 10 सेकंड के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आपको इन्विटेशन आएगा, उसी के बाद आप इन सेशन को अटेंड कर सकते हैं। ये हमारा क्लोज्ड ग्रुप है, ये पब्लिक फोरम नहीं है, क्लोज्ड ग्रुप है, तो ये क्लोज्ड ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मित्रों, हम चलते हैं एक्सेल स्क्रीन की तरफ और सीखते हैं वर्टिकल बैलेंस शीट इन एक्सेल। ये है हमारा एक्सेल का स्क्रीन और हम शुरू कर रहे हैं बनाना वर्टिकल बैलेंस शीट। तो वर्टिकल बैलेंस शीट बनाने के लिए हमने एक्सेल फाइल ओपन कर लिया है। जैसा कि हमारी आदत है, सबसे पहले हम फाइल सेव करेंगे। फाइल में जाएंगे, सेव। आप लोकेशन का ध्यान दें, आपके ऑफिस में जो भी सिस्टम है वो हिसाब से आप लोकेशन चूज करें इसकी। यहां पे मैं डॉक्यूमेंट्स में सेव कर रहा हूं। फाइल नेम आपको रिलेवेंट फाइल नेम देना है। तो मैं प्रोफेशनल कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, ये जो कंपनी है, इसकी बैलेंस शीट बना रहा हूं, तो इसलिए मैंने नाम दे दिया है प्रोफेशनल कंसल्टिंग बैलेंस शीट। हम शुरू करेंगे हमेशा सेल A1 से। मैंने इसके पहले भी आपको बहुत बार कहा है कि हमेशा हम टाइपिंग की शुरुआत A1 सेल जो है हमारा उससे करते हैं। और दूसरी बात कि हमें सबसे पहले कॉलम डिसाइड करना है कि हमें कितने कॉलम्स की ज़रूरत है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सीरियल नंबर नाम से एक कॉलम बनाते हैं, उसके बाद पर्टिकुलर्स, उसके बाद नोट, उसके बाद में हम यहाँ पे 2 कॉलम्स बनाएंगे अमाउंट के लिए। एक रहेगा करंट ईयर का, एक रहेगा प्रीवियस ईयर का। तो करंट ईयर और प्रीवियस ईयर ऐसे, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर, ऐसे 2 कॉलम हम यहाँ पे बनाते हैं। अब यहाँ पे हमने किसकी बैलेंस शीट है ये नाम नहीं दिया है, तो मैं यहाँ पे रो इंसर्ट कर देता हूँ। राइट क्लिक करके यहाँ पे राइट क्लिक किया मैंने, इंसर्ट रो। अगर आपको मल्टीपल रोज इंसर्ट करना है तो आप एक साथ भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपको और भी रोज इंसर्ट करना है तो एक्सेल में एक शॉर्टकट की है जिसका नाम है F4। F4 से आपका प्रीवियस कमांड रिपीट होने वाला है। तो मैं यहाँ पे F4 एक बार दबाऊंगा तो एक रो इंसर्ट हो गई, क्योंकि इसके पहले की कमांड, प्रीवियस कमांड इंसर्ट रो की थी। फिर से F4, ठीक है। अब यहाँ पे मैं नाम लिखता हूँ, प्रोफेशनल कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/2021। और ये यहां पे लिख दिया मैंने फिगर्स इन INR, मतलब इंडियन नेशनल रूपी। अब हम यहाँ पे
बैलेंस शीट बनाने की शुरुआत करते हैं। तो बैलेंस शीट में सबसे पहला आइटम होता है इक्विटी एंड कैपिटल। इक्विटी एंड कैपिटल के बदले हम लिखते हैं यहाँ पे इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी मतलब ही कैपिटल होता है एक्चुअली। इक्विटी एंड लायबिलिटीज। अब इसके अंदर हमारे बहुत सारे आइटम्स आ सकते हैं। इक्विटी के अंदर और लायबिलिटीज के अंदर बहुत सारे आइटम्स आ सकते हैं। तो इसमें कौन कौन से आइटम रहेंगे? पहला आइटम शेयर कैपिटल, दूसरा रिजर्व्स एंड सरप्लस, कंपनी की बैलेंस शीट और नॉन कंपनी की बैलेंस शीट, इसमें कुछ अंतर होता है, चेंजेस होते हैं, तो वो भी आपको आज देखने को मिलेगी। जैसे हमने इसके पहले बैलेंस शीट इन एक्सेल का वीडियो आपने शायद देखा होगा, जिसमें मैंने आपको जो हमारी टी फॉर्मेट वाली बैलेंस शीट होती है, जिसे हम हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट कहते हैं, वो बैलेंस शीट बनाया था। वो बैलेंस शीट नॉन कंपनी बिजनेसेस के लिए होती है। तो ये बैलेंस शीट हमारी एक्सक्लूसिव कंपनी के लिए, तो कंपनी के लिए वर्टिकल बैलेंस शीट कंपलसरी होती है। अब यहाँ पे देखिए, ये हम यहाँ पे नोट लिखेंगे। अब नोट का मतलब क्या होता है, इसे मैं सेंटर अलाइन भी कर देता हूँ। यहाँ पे सिलेक्ट करके मैंने सेंटर अलाइन कर दिया। नोट मतलब इसके जो डिटेल्स है वो आपको कहाँ पे मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम बैलेंस शीट में समरी देते हैं आंकड़ों की, इसके डिटेल्स आपको अलग से नोट में मिलेंगे। तो शेयर कैपिटल नोट ए में रहने वाला है हमारा। रिजर्व्स एंड सरप्लस शेयर नोट बी में रहेगा। इसे भी मैं सेंटर अलाइन कर देता हूँ यहाँ पे पूरा नीचे जाके, ताकि ये दिखने में अच्छा दिखेगा। अब करंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों फिगर आपको लिखने हैं यहाँ पे। ये फिगर 1 लाख रुपए का फिगर यहाँ पे मैंने लिख दिया। यहाँ पे भी मैंने 1 लाख रुपए का फिगर लिख दिया। अब इसके बाद में ये जितने भी फिगर्स है इसको सिलेक्ट कर देता हूँ मैं। अभी नीचे फिगर्स नहीं है, लेकिन फिर भी सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पे इसे कॉमा लगा देता हूँ मैं। कॉमा लगाने से क्या होगा कि ये आंकड़ा जो है ये रीडेबल हो जाएगा। 2 डेसिमल प्लेसेस मैं कम कर देता हूँ, डिक्रीज डेसिमल 1 और 2, इसे कर दिया कम। अब ये आंकड़ा दिखने में अच्छा दिख रहा है और रीडेबल भी है। उसके बाद बी, यहाँ पे भी मैं आंकड़े लिखता हूँ। हमें प्रीवियस ईयर के फिगर लिखना ज़रूरी है। कंपनी के केस में आपको प्रीवियस ईयर फिगर लिखना ज़रूरी है। नॉन कंपनी के केस में, जो कंपनी नहीं है, वहाँ पे आपने प्रीवियस ईयर के फिगर्स नहीं दिए तो भी चलेगा, कोई कंपल्शन नहीं होता है। ये जो है आंकड़ा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इसलिए 0 कर देता हूँ मैं। इसे भी 0 कर दिया मैंने। तो ये पहला मेरा पार्ट, पहला सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में दूसरा सेक्शन, यहाँ पे ये हेडिंग है, इसे मैं बोल्ड भी कर देता हूँ और अंडरलाइन भी कर देता हूँ, बोल्ड एंड अंडरलाइन। पहला सेक्शन मेरा कंप्लीट हो गया। दूसरा, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये एक दूसरा सेक्शन है मेरा। इसे भी बोल्ड और अंडरलाइन, कंट्रोल बी से आप बोल्ड कर सकते हैं, कंट्रोल यू से अंडरलाइन कर सकते हैं आप। अब ये सेक्शन में मेरे कुछ भी नहीं है, इसे छोड़ दिया मैंने। तीसरा सेक्शन मेरा नॉन करंट लायबिलिटीज। कंट्रोल बी और कंट्रोल यू। यहां पे 2 पॉइंट्स रहेंगे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और दूसरा पॉइंट रहेगा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में मेरा नोट है सी, इसके डिटेल्स मैं सी में दे रहा हूँ। 1279,512 ये मेरा फिगर है, और प्रीवियस ईयर का फिगर इसका था 898,137।
डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी में मेरा कोई नोट नहीं है, ये बिना नोट के ही है। 4511 26476 ये प्रीवियस ईयर का फिगर है, तो ये भी कंप्लीट हो गया। अब लायबिलिटी साइड में आखिरी पोर्शन है करंट लायबिलिटीज। इसे भी कंट्रोल बी और कंट्रोल यू। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, उसके बाद में बी ट्रेड पेबल्स, सी अदर करंट लायबिलिटीज और डी शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। तो ये 4 हेडिंग्स है मेरे पास में। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में कुछ नहीं है। ट्रेड पेएबल में मेरा नोट रहेगा डी, नेक्स्ट नोट। प्रीवियस ईयर के फिगर भी लिखना ज़रूरी है मुझे हर बार। यहाँ पे नोट ई है मेरा, क्योंकि इसके डिटेल सारे मेरे पीछे नोट्स में मिलेंगे। 139 010 245 850 एफ ये जो फिगर्स है यहाँ पे मैं टाइप कर रहा हूँ, ये एक्चुअल में आपके जो नोट्स है वहाँ से लिंक होने चाहिए। अभी ये वीडियो बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं आपको सिर्फ ये बैलेंस शीट का वीडियो बैलेंस शीट बना के दिखा रहा हूँ आपको मैं। लेकिन जब हम एक्चुअल में काम करते हैं तो नोट्स के साथ काम करते हैं, और नोट्स में जो आपकी टोटल है वो टोटल भी आप एक्सेल का फॉर्मूला यूज़ करके कैलकुलेट करेंगे, और वहाँ पर जो कैलकुलेशन आ रहा है, वहाँ पर जो रिजल्ट आ रहा है टोटल, वो टोटल को आप यहाँ पर लिंक करेंगे। यहाँ पे आप सीधे तौर पे इसे टाइपिंग नहीं करेंगे, यहाँ पे मैं सिर्फ आपको टाइपिंग करके दिखा रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में आपको लिंकिंग करना है। तो यहाँ पे मेरा लायबिलिटी साइड कंप्लीट हो गया है। लायबिलिटी साइड कंप्लीट होने के बाद मुझे जहाँ पे रिजल्ट चाहिए वहाँ पे आ रहा हूँ मैं। यहाँ पे मुझे रिजल्ट चाहिए तो इसकी टोटल ले रहा हूँ मैं। ऊपर शिफ्ट दबा के जा रहा हूँ मैं। शिफ्ट दबा के मैंने ऊपर तक इसे ले लिया, और मैं करूँगा ऑटो सम। ये ऑटो सम से यहाँ पे आ गया है, इसे मैं करता हूँ कंट्रोल सी, राइट एरो में जाके मैं यहाँ पे एंटर करूँगा तो ये पेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों की दोनों टोटल्स मेरी हो चुकी है। तो ये दोनों को अगर मैं बोल्ड करना चाहूँ तो बोल्ड भी कर सकता हूँ, इसे अंडरलाइन, अगर डबल अंडरलाइन मुझे करना है तो वो भी कर सकता हूँ मैं। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ मेरी रह गई है, इसे मैं ले लेता हूँ। ये इक्विटी एंड कैपिटल, इक्विटी एंड लायबिलिटी से मैं करता हूँ कैपिटल में। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसके बाद में ये है शेयर होल्डर्स फंड। एक रो और इंसर्ट कर देता हूं मैं, अल्ट आई आर करके मैंने एक रो इंसर्ट कर दिया। ये अगर हमें रो नहीं चाहिए तो हम कंट्रोल जेड करके इसे अंडू भी कर सकते हैं। तो ये है हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटीज का सेक्शन। अब इसके बाद में हमारा जो सेक्शन आने वाला है वो है एसेट्स का सेक्शन। ये एसेट्स का सेक्शन, इसे भी मैं कर देता हूँ बोल्ड और अंडरलाइन, कंट्रोल यू कंट्रोल बी। अब एसेट्स में मेरे पास क्या क्या है? एसेट्स में मेरे पास है दो चीज़ें, एक है करंट एसेट्स, एक है नॉन करंट एसेट्स। तो कंपनी के भाषा में, कंपनी के लैंग्वेज में हम एसेट्स को करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे पहला सेक्शन में ले रहा हूँ नॉन करंट एसेट्स, इसे भी कंट्रोल बी कंट्रोल यू। अब इसमें पहला पॉइंट रहेगा मेरा फिक्स्ड एसेट्स। अब फिक्स्ड एसेट्स में क्या क्या रहने वाला है? फिक्स्ड एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स, उसके बाद
intangible assets, और उसके बाद कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ये 3 हेडिंग यहाँ पे होते हैं नॉन करंट एसेट्स में। तो यहाँ पे भी आप टेंजिबल एसेट्स के लिए एक नोट दे सकते हैं, क्योंकि टेंजिबल एसेट्स नॉर्मली आपके पास रहेंगे, कुछ ना कुछ रहेंगे, और उसके डिटेल्स आपको देने हैं। ये प्रीवियस ईयर की फिगर के साथ में मैंने लिख दिया। टेंजिबल इनटेंजिबल एसेट्स कुछ नहीं है मेरे पास, 0 लिख देता हूँ। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ये भी कुछ नहीं है, इसे भी मैंने 0 लिख दिया। उसके बाद में भी बहुत सारी चीज़ें नॉन करंट एसेट्स में हो सकती है। वो कौन कौन सी हो सकती है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आपने ऊपर देखा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी था लायबिलिटीज में, यहाँ पे देखिए ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, वैसे ही डेफर्ड टैक्स एसेट भी हो सकता है। तो डेफर्ड टैक्स एसेट मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद में लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, उसके बाद में अदर नॉन करंट एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट्स में और भी कोई चीज़ हो सकती है। ये फिलहाल मेरी इस बैलेंस शीट में कुछ नहीं है, तो इसलिए मैं 0 लिखूंगा, लेकिन ये हेडिंग लिखना आपके लिए ज़रूरी है, कंपलसरी है। अब यहाँ पे दूसरा पार्ट करंट एसेट्स, करंट एसेट्स कंट्रोल बी कंट्रोल यू ये कर दिया मैंने। अब इसके बाद में एक एक हेडिंग में लिख देता हूँ। करंट इन्वेस्टमेंट्स, उसके बाद बी इन्वेंटरीज, सी ट्रेड रिसीवेबल्स, डी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ई शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, एफ अदर करंट एसेट्स। अब यहाँ पे मैं एक एक अमाउंट टाइप करता हूँ, तो इसके नोट नंबर भी मुझे यहाँ पे लिखने हैं। एच, ये जी के बाद एच आएगा, यहाँ पे देखिए ऊपर जी था, तो जी के बाद एच, आई, जे, के, एल और एम, ये अलग अलग नोट्स रहेगी। ये सारे डिटेल्स मुझे देना है, याद रखिए। ये नोट मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो फिगर लिख रहा हूँ मैं, उसके डिटेल्स अगर किसी को पढ़ना है, जैसे करंट इन्वेस्टमेंट में क्या क्या है, ये अगर किसी को पढ़ना है तो वो नोट में जाके पढ़ सकता है। यहाँ पे मैं आंकड़ा सीधे तौर पे यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। ये सारे आंकड़े मैंने टाइप कर दिए। पिछले साल के भी आंकड़े मुझे टाइप करने पड़ेंगे यहाँ पे। तो ये सारे आंकड़े मैंने टाइप कर दिए। अब यहाँ पे भी मुझे नीचे टोटल लेनी पड़ेगी। टोटल के लिए फिर से मैं फॉर्मूला लगाऊंगा। यहाँ पे जहाँ पे रिजल्ट चाहिए वहाँ पे मैं कर्सर ले लूँगा। यहाँ पे मुझे रिजल्ट चाहिए, शिफ्ट दबा के मैं ऊपर सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे यहाँ तक मुझे सिलेक्ट करना है जहाँ पे मेरा पहला आंकड़ा है, और फिर ऑटो सम।
ये आंकड़ा आ गया, इसको मैं करूँगा कंट्रोल सी और राइट में जाके यहाँ पे एंटर। तो मेरा आंकड़ा, अब मुझे ये देखना है कि मेरा डेबिट का टोटल मतलब एसेट का टोटल और लाइबिलिटी का टोटल दोनों ईयर में सेम है क्या। यहाँ पे देखिए 2876 है, यहाँ पे 2876,691, तो ये सेम है क्या। 2876,412 यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। तो मेरी टाइपिंग में कुछ तो भी गलती हो गई है, ये गलती नहीं होनी चाहिए। 2876,691 ये आंकड़ा सही है। अब मैं टाइपिंग में देखता हूँ कहाँ पे मेरी गलती हो रही है, कहीं तो भी मैंने टाइपिंग में गलती किया है। ये जो आंकड़ा है ट्रेड रिसीवेबल का, ये मेरा गलत हो गया है, ये यहाँ पे 660 होना चाहिए था। अब देखते हैं नीचे जाके 2876,692। हाँ, अब यहाँ पे एक जगह पे कहीं तो भी ₹1 मेरा कम हो रहा है। अब ये आंकड़ा सही आ गया है, 2876,691 ये सही आ गया है। अब हम पिछले साल का भी आंकड़े चेक कर लेते हैं, 2785,759, 2785,759 ये भी सही आ गया है। इसे हम डबल अंडरलाइन कर देते हैं ताकि ये दिखने में थोड़ा सा अच्छा दिखे। यहाँ पे डबल अंडरलाइन की ज़रूरत नहीं है, तो इसे मैं हटा देता हूँ। नो बॉर्डर, इसे हटा दिया। अब इसके नीचे एक और चीज़ होती है कंपनी के बैलेंस शीट में, वो होता है यहाँ पे कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज़। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज़, अगर मेरी कुछ कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है तो यहाँ पे मैं नोट में दे सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल इसमें मेरी कोई कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी नहीं है, तो यहाँ पे मैं नहीं दूंगा, कुछ नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरी बैलेंस शीट का फॉर्मेट मतलब आंकड़े जो थे वो ख़त्म हो गए। अब नीचे मुझे यहाँ पे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, थोड़ी जानकारी देनी पड़ेगी मुझे। अदर डिस्क्लोजर्स नाम से एक चीज़ होती है, अदर डिस्क्लोजर्स, ये रहेगा मेरा नोट एन में। एम के बाद देखिए यहाँ पे एम लिखा है, तो एम के बाद आखिरी नोट जो रहेगा मेरा एन रहेगा। अब इसके बाद में मुझे नीचे सिग्नेटरीज के लिए यहाँ पे जगह देना है, जहाँ जो लोग यहाँ पे साइन करेंगे। यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर नहीं दिया था, इसे सीरियल नंबर भी मैं यहाँ पे दे देता हूँ ताकि दिखने में और ही अच्छा लगे और कहीं कोई चीज़ मिस ना हो जाए। तो यहाँ पे 1 सीरियल नंबर आएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, उसके बाद ये आएगा 4, उसके बाद नॉन करंट एसेट में 5 और 6। इसे सेंट्रल अलाइन करना ज़रूरी है। सिलेक्ट करते हैं हम और सेंटर अलाइन कर देते हैं यहाँ पे। अब इसे हम छोटा भी कर सकते हैं। यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गया है, स्पेलिंग को ठीक कर देता हूँ मैं। प्रोफेशनल कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, सीरियल नंबर, अब इसे मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसे करूँगा मैं रैप टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट करने के बाद ये देखिए सीरियल नंबर बराबर आ गया है और इसे मैं टॉप अलाइन भी कर दूँगा। इसे मैं थोड़ा सा कलर भी लगा दूँगा। अब ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है दिखने में, ग्रे कलर लगा दिया। इसे मैं करूँगा सेंटर अलाइन, पूरा सिलेक्ट कर दिया मैंने, मर्ज एंड सेंटर। इसके बाद बैलेंस शीट, इसे भी मैं करूँगा मर्ज एंड सेंटर। अब मुझे यहाँ पे बॉर्डर्स लगाना है, तो मैं पूरा सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिलेक्ट यहाँ तक करूँगा मैं, यहाँ तक, और यहाँ पे बॉर्डर लगा देता हूँ मैं। आउटसाइड बॉर्डर्स, एक आउटसाइड बॉर्डर यहाँ पे भी ज़रूरी है, उसके बाद एक आउटसाइड बॉर्डर यहाँ पे, उसके बाद एक यहाँ पे, मतलब मेरी पूरी कॉलम के बॉर्डर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। अब ये फॉर्मेटिंग मेरा बैलेंस शीट का कंप्लीट हो गया, लेकिन नीचे जो सिग्नेटरीज है उनकी डिटेल मुझे लिखना है। फॉर
फॉर प्रोफेशनल कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, इसे सेंटर अलाइन करने की ज़रूरत नहीं, इसे लेफ़्ट अलाइन करना चाहिए। तो ये लेफ़्ट अलाइन कर दिया मैंने, और यहाँ पे लिखूँगा मैं डायरेक्टर, इसे भी लेफ़्ट अलाइन करूँगा, और एक डायरेक्टर मुझे यहाँ पे लिखना है, दूसरा डायरेक्टर जो है। अब ये कॉलम हो गया मेरा बड़ा, तो यहाँ पे दूसरा जो डायरेक्टर है यहीं पे मैं टाइप करूँगा स्पेस बार दबा के डायरेक्टर। तो अब आप यहाँ पे देखिए कि 2 डायरेक्टर मेरे आ चुके हैं, यहाँ पे 2 डायरेक्टर की साइन, लेकिन ये जो डायरेक्टर है ये बराबर दिख नहीं रहा है। तो अब मुझे एक काम करना पड़ेगा कि इसे मैं करता हूँ डिलीट, और यहाँ पे यहीं पे 2 डायरेक्टर लिख देता हूँ मैं। तो डायरेक्टर 1 और डायरेक्टर 2 यहाँ पे दिख रहा है, तो दोनों डायरेक्टर की साइन यहाँ पे हो सकती है फॉर प्रोफेशनल कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड। अब इसका अलाइनमेंट जो है वो अगर यहाँ से मैं करूँगा तो थोड़ा अच्छा दिखेगा मुझे, तो इसे मैं करता हूँ Ctrl+X और यहाँ पे कर दो पेस्ट। अब ये देखिए, अब ये ठीक लग रहा है, मतलब ये अलाइनमेंट जो है, ये अलाइनमेंट वर्टिकल अलाइनमेंट बिल्कुल सही हो गया है। F के नीचे ये D आ रहा है, तो ये अब ठीक लग रहा है। अब इसके बाद में मुझे जो ऑडिटर्स की जगह होती है वहाँ पे जो लिखना है एज पर आवर रिपोर्ट ऑफ इवेंट डेट, ये मैंने लिख दिया। ये हमारा कॉलम के बाहर जा रहा है, ये कॉलम के बाहर नहीं जाना चाहिए, फिलहाल जाने दीजिए, इसको आखिरी में हम अलाइन करेंगे। फॉर ASM एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, उसके बाद लिखना है मुझे FRN मतलब फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर। ये फर्म रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे लिखना कंपलसरी होता है। और यहाँ पे नीचे मैं एक रो फिर से इंसर्ट कर देता हूँ Alt+IR करके, और यहाँ पे मैं CA का नाम लिखूँगा CAS मेहता पार्टनर, और मेंबरशिप नंबर। मेंबरशिप नंबर एक इमेजिनरी मेंबरशिप नंबर यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये सारे नाम इमेजिनरी है, काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। इसके बाद में यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए डेट एंड प्लेस, तो प्लेस मुंबई, और डेट यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ तो यहाँ पे अब मेरी बैलेंस शीट कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन मुझे थोड़ा सा इधर का फॉर्मेटिंग करना बाकी है। तो यहाँ पे अब मैं पूरा इसका सिलेक्शन करूँगा, सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे मैं दूंगा इसको राइट अलाइन, तो ये अपने आप बिल्कुल तरीके से अलाइन हो जाएगा। अब एक बार हम इसका प्रिंट प्रीव्यू भी देख लेते हैं। सबसे पहले Ctrl+S करना ज़रूरी है, कि बार बार आपको फाइल को सेव करना है। जब भी आप कोई एक्सेल में काम करेंगे तो Ctrl+S करके सेव करते रहिए। अब मैं फाइल में जाता हूँ, और फाइल में जाने के बाद यहाँ पे प्रिंट का बटन दबा के देखता हूँ क्या ये एक पेज में बैठ रहा है। ये एक पेज पे नहीं बैठ रहा है, पहली बात तो ये किसी भी हालत में आपका एक पेज पे बैठना ही चाहिए। पेज सेटअप के ऊपर मैंने क्लिक किया है, इसके बाद में मार्जिन्स में गया, मैं मार्जिन्स में सबसे पहले इसको हॉरिजॉन्टली कर देते हैं सेंटर। अब यहाँ पे देखिए ये जगह जो है ये इक्वल हो गई है, तो अब ये दिखने में अच्छा लग रहा है। अब मुझे मार्जिन थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी ऊपर से और नीचे से, ताकि ये किसी भी हालत में एक पेज पे फिट हो जाए। मार्जिन्स में जाता हूँ मैं, मार्जिन्स में टॉप मार्जिन में 1.9 की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे 0.8 कर देता हूँ मैं, और यहाँ पे बॉटम में भी 0.8 कर देता हूँ मैं, मतलब मार्जिन कम हो गई। तो अब देखिए ये नीचे का पोर्शन यहाँ पे थोड़ा सा आ गया है, फिर भी 1-2 रोज का मुझे शॉर्टेज पड़ रहा है यहाँ पे। अब मैं देखता हूँ कि कहीं कुछ और मैं कम कर सकता हूँ क्या। हाँ, अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको जगह कम करनी पड़ेगी। ये एक जगह जो है, ये एक जगह, ये रो आप कम कर सकते हैं। यहाँ पे मैं करता हूँ राइट क्लिक, डिलीट और एंटायर रो, इसे डिलीट कर दिया, ये रो कम हो गई। यहाँ पे एक रो आप कम कर सकते हैं, और यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया, उसके बाद डिलीट एंटायर रो, 2 रोज मेरी कम कर दिया है मैंने। यहाँ पे एक रो यहाँ पे भी मैं कम कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे भी ये डिलीट एंटायर रो। अब आप हम देखते हैं कि आ रहा क्या, नहीं फिर भी ये नीचे जा रहा। देखिए ये जो लाइन है यहाँ पे, ये प्रिंट
प्रिंट की लाइन है, मतलब ये सेकंड पेज है, पेज ब्रेक की लाइन है एक्चुअली ये। तो मुझे कितनी रोज ऐड करना है अभी, 1 2 और 3 और एक 4, ये 4 रो कम से कम मुझे लेना है। इसके लिए तो मैं एक काम कर सकता हूँ, इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल एक्स कर दिया और ऊपर कर दिया। तो अब 3 रोज मुझे ऐड करना है। तो 3 रो में से देखिए कहाँ कहाँ पे मैं 3 रो घटा सकता हूँ। एक यहाँ पे रो घटा सकता हूँ मैं, राइट क्लिक किया मैंने, डिलीट एंटायर रो, तो एक रो का काम हो गया मेरा। यहाँ पे भी एक रो मैं कम कर सकता हूँ और डिलीट एंटायर रो, और एक रो यहाँ पे घटा सकता हूँ मैं, डिलीट एंटायर रो। अब देखिए ये मेरा प्रिंट, ये जो पेज ब्रेक है इसके अंदर सारी चीज़ें आ गई है। मैं फिर से एक बार कंट्रोल एस कर सकता हूँ या फिर यहाँ पे जाके सेव कर सकता हूँ। तो ये मेरा डेटा सेव हो चुका है। अब मैं प्रिंट प्रीव्यू देखूंगा। अब आप देखिए, अब ये प्रिंट प्रीव्यू बिल्कुल तरीके से आ गया है। ये बैलेंस शीट दिखने में अच्छी लग रही है, इसका फॉर्मेटिंग भी हो गया है और कोई भी व्यक्ति इसका प्रिंट निकाल सकता है, जिसको भी ज़रूरत है वो प्रिंट निकाल सकता है। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि जब भी आप कोई काम करें एक्सेल में, तो काम इस तरह से करें कि उसमें कुछ भी चीज़ पेंडिंग ना रहे, ना उसमें स्पेलिंग मिस्टेक होनी चाहिए, ना टोटलिंग मिस्टेक होनी चाहिए, ना टाइपिंग मिस्टेक होनी चाहिए। और साथ में ही आपका कोई भी डॉक्यूमेंट, एक्सेल का डॉक्यूमेंट, एक्सेल का रिपोर्ट, ये आपका प्रिंट रेडी होना चाहिए, मतलब रेडी फॉर प्रिंटिंग। कोई भी उसका प्रिंटिंग इमीडिएट निकाल सके प्रिंट, क्योंकि प्रिंटिंग का फॉर्मेटिंग करना ये भी कोई आसान काम नहीं होता है, इसमें समय लगता है। तो ये समय दूसरे व्यक्ति का नहीं जाना चाहिए, जो रिपोर्ट बना रहा है उसी का ये काम है कि वो हर चीज को रेडी करके दे दे, कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। कैसा लगा ये आज का हमारा सेशन? मुझे आशा है कि आपने बहुत सारी नई चीजें सीखी होगी, बैलेंस शीट के बारे में भी, एक्सेल के बारे में भी। तो मेरे साथ इसी तरह से आप जुड़े रहिए। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, आप कमेंट करके आपके विचार मुझ तक पहुंचा सकते हैं, आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट।